Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I देवेश परमार वेलकम यू इन PN इंस्टीट्यूट। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर 10 एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर इंडिया में होता है उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो चैप्टर है वो सेक्शन डी यानी 4 मार्क की जो शॉर्ट नोट आती है इसके अंदर से आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 4 ऐसे मेनली 2 शॉर्ट नोट इसमें से पूछी जाती है, यानी 8 मार्क हमें इसमें से मिल सकते हैं। और मैप में भी ये कई बार पूछा जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बताया गया है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है बेसिक। तो हम देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में आज जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 60% जो पीपल है वो उनका जो लेबर वर्क हो या काम करते हो तो सभी एग्रीकल्चर में 60% लोग इन्वॉल्व है। इन्हीं से उनका लाइवलीहुड चलता है। दूसरा है ये हमें फूड प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड नहीं मिलेगा, तो वो भी हमें यहीं से मिलता है। दूसरा बहुत सारा रॉ मटेरियल कि जो हम इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है तो वो भी हमें यहीं से मिलता है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में देखें हम कॉटन, शुगर केन, जूट, तो वो सारी जो चीज़ें हैं एज ए रॉ मटेरियल हम लेंगे, उसमें से प्रोडक्ट बनाई जाती है। ओके। दूसरा अगर हम नेशनल इनकम में देखें तो हमारी जीडीपी के अंदर 22% जो है वो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता है। एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होती है जिसमें 18% एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर का है। यानी हर तरीके से वो हमें हेल्प करता है। और इससे क्या होगा, तो जो एक्सपोर्ट होगा उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर के पैसे जो है वो हमारे इंडिया में आएंगे, यानी हमारी इकोनॉमी और अच्छी होगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर फील्ड में हम इसमें एग्रीकल्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलो, तो उसके बाद फीचर्स बताए गए हैं कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर है तो उसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, बहुत सारे क्रॉपिंग करते हैं। जैसे फार्मर ग्रोज 2 और मोर क्रॉप्स एन्युअली, है ना। कई जगह ऐसी भी है जहाँ अच्छा इरिगेशन हो, रेन अच्छा हो तो हम कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन उसके लिए क्या, तो जो फर्टाइल प्लेन लैंड होना चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए एंड इरिगेशन की फैसिलिटी। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो तो हम बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पर आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में देखो तो आज भी एग्रीकल्चर है उसका प्रोग्रेस कैसा है, स्लो है। तो उसका मेन रीज़न क्या, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कम है, इरिगेशन फैसिलिटी कम है, बारिश का कोई फिक्स नहीं है ना। तो इसके कारण हमें और डेवलपमेंट करना चाहिए जो अभी सफिशिएंट नहीं है। तो अगर ये हम करते हैं तो इससे भी ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सकता है। फिर प्रॉब्लम्स बताया है कि अभी ये जो हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पुअर फार्मर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई फार्मर जो उनके पास पैसे नहीं होते कि अच्छी टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ज़मीन, अच्छे सीड्स वो सब यूज़ कर सके। तो पुअर एंड अनएजुकेटेड होने के कारण वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इरिगेशन का इश्यू है, ज़मीन है पर पानी नहीं होता है तो पानी के बिना हम ये काम नहीं कर सकते। अनसर्टेन रेनफॉल, है ना। पानी का जो अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मॉनसून में जो बारिश होती है तो उससे हम फार्मिंग करेंगे, पर उसमें भी कैसा है, अनसर्टेनिटी है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड आ जाता है, कभी एकदम कम होती है तो ड्रॉट होता है, तो कुछ फिक्स होता नहीं है। तो वो भी एक रीज़न बनता है कि जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रेशर। इंडिया में पब्लिक ही इतनी है कि सब लोगों को इतनी ज़मीन नहीं दे सकते हम, और अगर ज़मीन भी है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उतने पैसे भी नहीं होते। तो ये जो पॉपुलेशन है इसके लिए पर पर्सन जो लैंड आती है वो कम आती है। लो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हमारे इंडिया में जो हम
एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी कम रहेगी, क्योंकि फार्मर पुअर है, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे नहीं होते, है ना। तो बड़े बड़े जो मशीन्स है वो सब हम खरीद नहीं पाएंगे, फर्टिलाइज़र, मशीन्स, साइंटिफिक मेथड वो सब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा है लो स्टेटस। आज जो एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ पे जो लड़कों के पास एग्रीकल्चर ही काम है, भले ज़्यादा ज़मीन है ऊपर, आज की उनकी शादी भी नहीं होती, क्योंकि वो तो फार्मर है, तो एक लो स्टेटस माना जाता है। तो इसके कारण कई लोग इसके लिए भी खेती करना पसंद नहीं करते, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक रीज़न बनती है और इसके कारण हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा डाउन है। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया है कि हमारे इंडिया में जो अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है, तो वो हम देखेंगे। 6 टाइप की फार्मिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है ना, तो अच्छे से हमें ये समझ लेना है। चलो, तो सबसे पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी क्या कि यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद जो कंडीशन थी फार्मर की वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि पुअर्टी ज़्यादा थी उस समय पे। जिन लोगों के पास कम लैंड थी, तो ऐसे जो फार्मर है जो पुअर एंड वीक है, तब उनके पास लैंड कम है, पैसे नहीं होते हैं, तो उनके कारण ये जो कॉस्टली सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, तो वो सब अगर यूज़ करते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन आता है। पर इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फार्मर पुअर होने के कारण ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके कारण जो प्रोडक्शन होता वो कैसा होता, कम रहता था, और इतना ही रहेगा जिससे उनकी फैमिली का यूज़ हो सके, उनकी फैमिली का खर्चा पानी निकले, उतना ही ग्रो होता था। इसके अंदर जो लेबर्स है वो भी फैमिली के मेंबर ही रहते, तो इस तरह से ये फार्मिंग किया जाता, इसलिए इसको लाइफ मेंटेनेंस फार्मिंग भी कहते हैं, कि वे बस उनसे खाली उनका लाइफ मेंटेन रहता है और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी जो फार्मिंग है इसे कहा जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, चलो सेकंड है ड्राई फार्मिंग। तो ऐसा जो ड्राई एरिया होता है, ड्राई एरिया यानी क्या, जहाँ पे बारिश कम है। दूसरा, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है तो वो भी कम है, तो ऐसी जगह जो है वहाँ पर हम जो खेती करेंगे थोड़े पानी से, उसे ड्राई फार्मिंग कहेंगे। यहाँ पे वो लोग खाली रेन पर ही डिपेंड रहते हैं, बारिश हुई तभी खाली वो फार्मिंग हो सकेगा, उसके बाद नहीं। तो एक साल में एक ही क्रॉप रहेगा इसमें, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई, क्रॉप किया, फिर कटिंग हो गया, तो फिर नेक्स्ट मानसून में हमें राह देखनी पड़ी, है ना, पानी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं जिसको पानी कम चाहिए, जैसे कि ज्वार, मिलेट, पल्सिस, तो ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। और कई बार गुजरात के अंदर जो है वो मानसून पूरा हो जाता है, तो उसके बाद कई बार वीट एंड ग्राम इसका भी प्रोडक्शन किया जाता है, यानी इसका फार्मिंग किया जाता है। ओके, तो इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं ड्राई फार्मिंग में। ड्राई फार्मिंग यानी जहाँ पे पानी कम है ना। चलो, थर्ड है वेट फार्मिंग, यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे क्या होगा, तो जो रेनफॉल है वो कैसा है, हैवी रेनफॉल, बारिश अच्छी होती है यहाँ पे। बारिश अच्छी नहीं है तो फिर जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी भी है, या दोनों जहाँ पे है, तो ऐसी जगहों पे हम मोर देन वन क्रॉप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक ही क्रॉप ग्रो होगा, साल में हम 2-3 क्रॉप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें ग्रो करेंगे जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे कि पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हम ग्रो करते हैं उसे हम कहेंगे वेट फार्मिंग। चलो, नेक्स्ट है चौथा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या जूम फार्मिंग भी जिसे कहते हैं। ग्रुप में करते थे पहले के ज़माने में लोग। तो इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जो एक ट्राइबल पीपल रहते हैं, साथ में ही रहते थे, पहले वो फॉरेस्ट को है वो कट करेंगे, यानी ट्रीज़ को कट कर देंगे। अभी वो जो कट हुए वो सारे ट्रीज़ को वो जला दिए जाते हैं, जो भी ब्रांचेस है उसको जलाएंगे, वो सारी ऐश है वो मिक्स हो जाएगी सॉइल के अंदर।
अभी सॉइल में मिक्स हो गई, धीरे धीरे वो जो मिक्स होगा यानी सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी, अच्छे मिनरल्स उसमें आएंगे। तो वहाँ पे वो लोग 2-3 साल तक क्रॉप करते हैं, प्रोडक्शन अच्छा आता है। जब उनको लगे कि भाई हाँ अब यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो लोग वो ज़मीन जो है उसको छोड़ देते हैं और वहाँ से वो लेफ्ट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो शिफ्ट हो जाते हैं और सेम प्रोसेस दूसरी जगह जाके करते हैं, तो इसलिए उसको शिफ्टिंग कहेंगे, क्योंकि नए प्लेस पे जाते हैं, है ना। यहाँ पे सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स दोनों को ग्रो किया जाता है और जो प्रोडक्शन है यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। चलो, पांचवा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऐसे जो प्लांटेशन किए जाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, जैसे कि रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, खारेक, है ना, ये सारी चीज़ें। तो एक जो हम वाड़ी ऑर्चार्ड जैसा पूरा तैयार करते हैं उससे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहेंगे। इसमें हमें केयर ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि एरिया बड़ा है तो केयर भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया बड़ा है तो लैंड खरीदना, उसके अंदर प्लांट के डालने का, उसको पानी दो, फर्टिलाइज़र दो, है ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हमारा ज़्यादा रहता है। देन स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत इसमें ज़्यादा रहती है। मेन इम्पोर्टेंट एम्फेसाइज किया जाता है कि हम मशीन्स ज़्यादा यूज़ करें, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करें और उसको प्रोटेक्शन दें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं और इससे प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। ओके, तो इसे कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चलो, लास्ट है जो हमारा है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग यानी क्या कि कोई इंटेंस के साथ हम करते हैं कि भाई हमें खाली जीने के लिए नहीं, पर उससे हमें ज़्यादा पैसे मिले, हमें प्रॉफिट मिले, उसके लिए किया जाता है। यहाँ पर हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं, यानी मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं ना। ऐसे जो बड़े बड़े मशीन्स यूज़ किए जाते हैं तो उसका यूज़ यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, हाईली मैकेनाइज्ड मशीन्स रहेंगे। दूसरा, इरिगेशन ज़्यादा होगा, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, इसका यूज़ है वो भी यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। मेनली हम जो ग्रो करते हैं वो कैश क्रॉप ग्रो करते हैं ना, जिसमें हमें पैसा ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो ऐसे कॉटन है, शुगर केन है, जूट है, तो ऐसे जो कैश क्रॉप है वो ग्रो किए जाते हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा क्योंकि एरिया बड़ा होता है। ऐसे बड़े एरिया में किया जाता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा, लेबर वर्क ज़्यादा रहेगा और सभी चीज़ों के साथ साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो पर हेक्टर प्रोडक्शन निकलता है यहाँ पे और मेन क्या है इसमें, पैसे कमाना, इसलिए इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। ओके, तो इतने पॉइंट आएंगे ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। तो ये हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इतना पॉइंट आप कवर कर लो तो आराम से ये शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे। ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूरी हुई। अभी जो आया है ये है मेथड ऑफ फार्मिंग, है ना। तो 3 मेथड दी है। ये भी कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई मेथड ऑफ फार्मिंग दिखाओ। तो 3 फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। तो वो 3 हम देखेंगे। पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें 2 पैराग्राफ बताए गए हैं। एक में जो हम केमिकल्स वाला फार्मिंग करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताया कि उससे क्या फ़ायदा है। तो पहला देखते हैं हम प्रॉब्लम विद केमिकल फार्मिंग। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा दिया है हमें टेक्स्ट बुक में कि जहाँ पे हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में, है ना। आज बहुत सारी जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें कलर लगाया जाता है, स्वीटनेस के लिए उसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमें लगता है सब अच्छा है, पर ये बहुत ही केमिकल वाला होता है, तो वो खाने के लिए डेंजरस रहेगा। दूसरा, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड जो फार्मिंग में ऐड करते हैं, तो वो सारा केमिकल भी ग्रेन्स में आता है, क्रॉप्स में आता है, वो हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होता है।
तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिगाड़ता है क्योंकि केमिकल ज़्यादा है इसमें। दूसरा, जो प्रोडक्शन है वो भी कम आएगा क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। केमिकल के कारण ज़मीन है वो हार्ड बनती जाती है ना। और दूसरा, हम खाते हैं तो हमारे हेल्थ का भी इश्यू, यानी लैंड भी बिगड़ती है और हेल्थ भी बिगड़ता है। तो ये सब रीज़न है जिससे केमिकल फार्मिंग अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा, हम जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह फर्टिलाइज़र में क्या डालेंगे हम, काव डंग, वर्मी कंपोस्ट, अर्थवॉर्म है ना। तो ऐसा जो ऑर्गेनिक हम जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं वो उसमें डाला जाता है। पेस्टिसाइड्स है तो उसकी जगह हम काव यूरिन, नीम सॉल्यूशन यानी लिम्डानोरस नीम सॉल्वेंट वो यूज़ करते हैं, एंड बटर मिल्क, छाछ। तो ये सारी चीज़ें हम प्लांट में देते हैं ताकि जो इंसेक्ट है वो दूर रहे। तो जो फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड की जगह अगर हम ये यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा होगा, है ना। इससे क्या होगा मेन, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसके अंदर क्या होगा, तो न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन जो है वो क्रॉप में अच्छे आते हैं। दूसरा, उसका जो स्वीटनेस है फूड का, आप कोई भी फ्रूट खाते हो जैसे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना हुआ फ्रूट होगा, उसका स्वीटनेस कुछ अलग ही रहता है, उसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा क्योंकि जो अर्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। दूसरा, ये लैंड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जितना ऑर्गेनिक रहेगा, लैंड फर्टाइल रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, तो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से हम उसमें फर्टिलाइज़र डालने का ज़रूरत नहीं रहता और अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दूसरा, तो इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, और ये सब ज़्यादा होने के कारण हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो अच्छा आएगा, और फार्मर है ऐसे हैप्पी फार्मर रहेंगे, पैसे भी उनको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग। इसमें खाली 2 पॉइंट टॉपिक दिया है कि वे खाली डिफाइन किया है हमें कि सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है। तो फार्मर जो है उसमें इस तरह से करते हैं हम काम कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी क्या, हमारा फार्मिंग होना चाहिए, साथ में सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे। एक बार वीट किया तो नेक्स्ट टाइम कॉटन, थर्ड टाइम राइस, तो ऐसे हमें रोटेट करते रहना है। केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है तो वो कैसा करना चाहिए, लिमिटेड, जितना ज़रूरत है उतना ही डालना चाहिए, तो सॉइल है वो बिगड़ेगी नहीं। तीसरा है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो जो हम पेस्ट कंट्रोल यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और अगर इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं तो वो केमिकल वाले यूज़ नहीं करने चाहिए या कम यूज़ करने चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, पानी का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, है ना। फार्म है तो वहाँ पे खेत तलावड़ी बना सकते हैं। एंड ड्रिप इरिगेशन, फार्मिंग के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें तो कम पानी से हम अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग। ओके, तो खाली इतने ही पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखने हैं। चलो, थर्ड है मिक्स फार्मिंग। इससे भी कम पॉइंट इसमें कि भाई मिक्स फार्मिंग किसे कहेंगे, तो जो हमारा फार्मिंग है, जो क्रॉप्स वाला एग्रीकल्चर हम करते हैं, उसके साथ साथ हमें एनिमल को भी रखना चाहिए, कैटल रियरिंग करना चाहिए, है ना। कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे हम हैंड ओवर रख सकते हैं। सेरिकल्चर, जहाँ पे सिल्क वॉर्म से सिल्क तैयार किया जाता है। एंड फिशरी, यानी कि खाली एग्रीकल्चर नहीं, उसके साथ साथ हमें और भी कुछ करना चाहिए, तो उसे कहेंगे मिक्स फार्मिंग। मेन रीज़न क्या कि भाई जब हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, हर साल जैसे कटिंग हो गया फार्मिंग में, उसके बाद फ्री टाइम होता है, तो अगर ये सारी चीज़ें हम दूसरी कर रही है तो उससे भी हमें फ़ायदा होता रहता है। तो इस तरह से ये 3 फार्मिंग यहाँ पे मेथड बताई है, मेथड ऑफ फार्मिंग। कौन सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। चलो,
आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इंडिया में जो सीजन वाइज क्रॉप ग्रो होता है, तो उसके बारे में बताया है। पहला है खरीफ क्रॉप, जिसे मॉनसून सीजन में जो होता है ना, उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। मेन इसके अंदर रेनी सीजन जो है उसमें जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर ये मंथ के अंदर ये किया जाता है। इसमें हम पैडी, मेज, जुआर, मिलेट, कॉटन, टिल, ये सारे लिस्ट दिया है, वो सभी हम ग्रो करते हैं। सेकंड है रवि क्रॉप, जिसे विंटर सीजन में हम ग्रो करते हैं, है ना। इसका टाइम है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल। इसमें हम वीट, ग्राम, बैरली, मस्टर्ड, लिनसीड्स ये सब ग्रो करते हैं। इसके बाद थर्ड है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप यानी जो समर सीजन में हम लेते हैं, है ना, तो इसे जायद क्रॉप कहेंगे। टाइम पीरियड देखें तो मार्च से लेके जून तक। इसमें हम पैडी, मेज, ग्राउंड, तिल और ये सारे, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें ग्रो करते हैं। तो ये सीज़न वाइज हमें दिया गया है। कई बार ये जनरली तो ये पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप की तरह में इसे भी याद तो रखना ही चाहिए, है ना। कम पूछते हैं ऐसे टॉपिक, क्योंकि छोटा टॉपिक है और शॉर्ट नोट में ये शायद ना भी पूछे। फिर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पूरा लिस्ट यहाँ पे हमें दिया है कि इंडिया में क्या क्या ग्रो होता है। ओके, तो फूड ग्रेन्स में अगर हम देखें तो पैडी, वीट, जुआर, मिलेट, मेज, बैरली ये सब ग्रो होता है। पल्सिस में ये सब, तो ये खाली पूरा लिस्ट दिया है। ऑयल सीड्स, बिवरेज, कैश क्रॉप, कॉन्डिमेंट्स एंड फ्रूट्स कि इंडिया में क्या क्या क्रॉप हम ग्रो करते हैं। तो जस्ट हमें खाली ये नाम ध्यान रखने हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। पर एग्ज़ाम के लिए नहीं, पर हाँ जनरल नॉलेज के लिए हमें याद तो रखना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि इंडिया में ये सब ग्रो होता है। उसके बाद जो अलग अलग हमारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके डिटेल में बताया है। चलो तो वो देखते हैं। सबसे पहला है क्रॉप के बारे में, जो है हमारा पैडी। फूड क्रॉप से, ग्रेन से सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारा पैडी। इंडिया में देखें, और इंडिया में और वर्ल्ड में सब जगह पे पैडी का यूज़ सबसे ज़्यादा है ना। तो फूड क्रॉप्स है, एक स्टेपल फूड कह सकते हैं हम सभी लोगों का। प्रोडक्शन देखें तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, चाइना में सबसे ज़्यादा राइस ग्रो होता है। फिर सेकंड नंबर इंडिया का आता है। एरिया में देखें तो इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 पार्ट जो है वहाँ पे हम पैडी ग्रो करते हैं। क्लाइमेट चाहिए यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड, ऐसा क्लाइमेट उसके लिए बेस्ट फेवरेबल रहता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो अच्छा है। रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, यानी अच्छी बारिश होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रॉप ऐसा है जिसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ओके, तो वो ज़रूरी है। एंड सॉइल है तो उसमें जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, ऐसी सॉइल में हम पैडी अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है और दूसरे भी है। चलो, और है वाटर नीडेड कि इसमें हमें पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है ना। इस तरह से पूरा हम देख सकते हैं कि फार्म के अंदर पूरा पानी भर दिया जाता है और फिर उसमें हम पैडी ग्रो करते हैं। लेबर का यूज़ भी इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो सोन करना होता है इसके लिए लेबर की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। जहाँ पर बारिश कम है तो ऐसी जगहों पे हम इरिगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी। तो वहाँ पे जो कैनल्स और है तो उससे भी वो लोग अच्छे से क्रॉप ग्रो करते हैं। मेजर स्टेट देखें इंडिया में तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड उड़ीसा, ये सारी जगहों पे पैडी ग्रो होता है। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप में देखें तो 2 से 3 टाइम भी एक साल के अंदर क्रॉप ग्रो करते हैं, जिसमें आएगा वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ये ऐसे स्टेट है जहाँ से एक साल में 2-3 बार क्रॉप ग्रो करते हैं। फिर गुजरात का बताया है, तो गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद एंड वलसाड, ये सारी जगहों पे राइस पैडी ग्रो होता है।
और इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अभी हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन स्टार्ट किया है ना। ऐसे एक फुहारा, जैसे गार्डन में हमने देखा होगा, गार्डन में होता है ऐसे गोल गोल घूमता है पानी डालने के लिए, तो ऐसा हम फार्म में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम ड्रिप इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, तो कम पानी से हम अच्छा ये क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट आएंगे पैडी में। चलो नेक्स्ट है, पैडी के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में कोई आता है तो वो है वीट, है ना, गेहूँ, जो हमारे लिए स्पेशल है। एक इम्पोर्टेंट क्रॉप हम कह सकते हैं पैडी के बाद, खाने में हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो नॉर्थ वेस्ट का ये स्टेपल फूड है। रवि क्रॉप है, ये विंटर में ग्रो होता है। टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट अच्छा रहता है इसको ग्रो होने में। सॉइल टाइप देखें तो ब्लैक सॉइल या फिर फर्टाइल लोमी सॉइल, ऐसी सॉइल जो है, चिकनी माटी होती है ना थोड़ी, तो और फर्टाइल भी, जिसमें मिनरल्स अच्छे हो, तो ऐसी सॉइल में ये ग्रो होता है। रेनफॉल में देखें तो 75 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होना चाहिए। जैसे 100 से अबू होगा तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं हो पाएगा ना, इससे थोड़ा कम पानी चाहिए, तो ज़्यादा पानी के कारण वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इरिगेशन एंड लेबर से भी हम कर सकते हैं। अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे बारिश कम है तो इरिगेशन के द्वारा भी हम ग्रो कर सकते हैं। लेबर देखें तो कम लेबर के द्वारा हम ये क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, मशीन्स बढ़ गए है ना। यहाँ पे ऐसे वीट के लिए मशीन्स आते हैं कि जहाँ पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर की जो पूरा क्रॉप कट करता है, फिर कटिंग करके जो ग्रेन से वो अलग कर देता है और उसको पैक भी करता है। तो ऐसे अभी सारे मशीन्स आ गए हैं, तो एक अच्छी बात है ये। मेजर स्टेट देखें तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ये सभी जगहों पे हम वीट ग्रो करते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको वीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या इरिगेशन अच्छा है, रिवर्स भी है। दूसरे स्टेट देखें जहाँ वीट ग्रो होता है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। गुजरात के अंदर जो एरिया है, भाल रीजन, भाल प्रदेश जिसे कहते हैं, वहाँ पे जो गेहूँ होते हैं, है ना, भालिया गेहूँ जिसे कहा जाता है, तो वो फेमस है। और गुजरात के अंदर महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, ये जगहों पे, ये डिस्ट्रिक्ट में अच्छा ये वीट ग्रो होता है। तो इतने पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे वीट में, है ना। और उसमें से क्या क्या बनता है वो बताया है, तो उसमें से हम रोटली, भाखरी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट, सीरो, लापसी, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हम वीट में से बनाते हैं। स्पेशल फीचर में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने के कारण इसे किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है, अनाज नो राजा, है ना, ऐसे हम कहते हैं कि भाई ये तो राजा है। और हर घर के अंदर वीट, जैसे रोटी है तो हर रोज़ बनती है, रोज़ हमारे खाते हैं। तो इस तरह से जो वीट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए। चलो थर्ड क्रॉप दिया है ज्वार, सोरगम भी कहते हैं इसे, और ये कोआर्स ग्रेन में आएगा। जो रोटला हम बनाते हैं, ज्वार, मक्का, बाजरी, है ना, उसमें से हम रोटला बनाते हैं, गेहूँ है उसकी रोटी बनती है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये खरीफ एंड रबी क्रॉप है, यानी 2 सीज़न में अच्छे से ग्रो होता है। इसके लिए क्लाइमेट है वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर वाला क्लाइमेट हो, वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है। रेनफॉल उसको चाहिए 125 सेंटीमीटर, इतने रेनफॉल में ग्रो होता है। सॉइल में ब्लैक सॉइल एंड लोमी, ब्लैक एंड लोमी सॉइल हो, चिकनी माटी, जैसे आगे हमने गेहूं के लिए देखा, तो इसमें ये भी ग्रो होगा। मेन रीजन देखें तो जहाँ पे ड्राई एंड लेस रेनफॉल एरिया है, जैसे कि हमारा साउथर्न प्लेटू, तो ये क्या कम पानी में भी हम ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे ये ग्रो होता है। स्टेट में सारे दिए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात, तो ये सभी जगह पे होता है। गुजरात के अंदर देखें तो सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट, ये 2 मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम ज्वार अच्छे से ग्रो करते हैं।
ओके चलो, तो ये पॉइंट हुए ज्वार के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिलेट। तो मिलेट जो है इसे क्या कहा जाता है, ग्रेन्स ऑफ लेबर, मजदूरों का अनाज ये कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ देने की ताकत है वो ज़्यादा होती है, और हमारे यहाँ जो लेबर्स है ये सब ये खाते हैं। ओके चलो, टेम्परेचर में देखें तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 40 से 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल, तो वहाँ पे अच्छे से ग्रो होगा। सॉइल में लाइट सैंडी सॉइल हो तो ये अच्छा रहता है। मेजर स्टेट देखें हम तो उसमें आएगा राजस्थान, गुजरात, यूपी एंड महाराष्ट्र। ये मेन स्टेट है जहाँ पे मिलेट अच्छा ग्रो होता है। गुजरात के अंदर जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है उसमें अच्छा ग्रो होता है मिलेट। तो इतने खाली 2-4 पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं मिलेट के लिए। नेक्स्ट है मेज़। मेज़ यानी मकाई, पॉपकॉर्न जो हम खाते हैं, तो ये भी एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का 3rd मोस्ट ग्रोन क्रॉप है ये पूरी दुनिया में, है ना। पहला हमने देखा था, पहला क्या था, राइस, पैडी। दूसरे नंबर पे आता है वीट, और तीसरा है ये मेज़। पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल में 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो तो इनफ है। सॉइल में स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी सॉइल विद गुड ड्रेनेज, यानी पानी भरा नहीं रहना चाहिए ऐसी ज़मीन, है ना, कि जहाँ से पानी धीरे धीरे निकल जाए तो ये अच्छा रहेगा। मेनली जो हमारे इंडिया में हिली एरियाज़ है वहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। इसमें हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेज़ है तो उसमें से जो ऑयल है वो भी यूज़ किया जाता है। ऑयल निकालने के बाद जो बचता है ऑयल केक, तो हम एनिमल फॉडर में यूज़ कर सकते हैं। उसमें से पॉपकॉर्न भी बनाया जाता है। एडिबल ऑयल, बायोफ्यूल, स्टार्च, वो भी हमें इसमें से मिलता है। फिर स्टेट दिए हैं इंडिया में जो जो जगह पे ग्रो होता है, तो राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, यानी मोस्टली बहुत सारे स्टेट में होता है। गुजरात में देखें तो पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली, ये जो हिली एरिया वाला है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर भी मेज़ अच्छा ग्रो होता है। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट्स है वो हमें इसमें ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं पल्सीज। पल्सीज यानी कठोर। ओके, तो पल्सीज जो ग्रो होता है उसमें हम देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन के लिए। ये जो हम जिम में जो लोग जाते हैं वो प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, है ना, तो वो बॉडी को इफ़ेक्ट भी करता है, पर ये हमारा नेचुरल पाउडर है ये। तो हम ये अगर ज़्यादा खाएं तो हमें और प्रोटीन मिलेगा और अच्छा भी रहेगा। तो हमें इसकी जगह, वो पाउडर की जगह ऐसे पल्सीज खाने चाहिए। तो एक वेजिटेरियन प्रोटीन है ये, जिसके अंदर आएगा तुवेर, मग, ग्राम, पीस, बीन, मठ, उड़द, अड़दनी दाल जिसे कहते हैं। तो इसमें अलग अलग सीज़न में ग्रो होता है, जैसे कि खरीफ पल्सीज जो है उसमें आएगा तुवेर, अड़द, मग एंड मठ। रवि सीज़न जो है, रवि क्रॉप विंटर में, उसमें ग्राम, पीस, लेंटिन, मसूर निदार जिसे कहते हैं, वो ग्रो होता है। इसके लिए क्लाइमेट देखें तो जहाँ पे बारिश कम हो ऐसी जगहों पे ये ग्रो होता है। मेजर स्टेट में एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तो मेनली ये जगह है। गुजरात में देखें तो गुजरात में तुवेर अच्छी होती है, और इसमें भी वडोदरा में। मग एंड मठ है वो कच्छ में अच्छा होता है, एंड उड़द जो अड़द की दाल हम कहते हैं वो पाटन में अच्छा होता है। तो ये सब गुजरात में अलग अलग एरिया वाइज ग्रो होता है। स्पेशल फीचर हम देखें तो इसके अंदर नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने की क्वालिटी होती है कि वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को वापस ला सकता है। तो जहाँ जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो वहाँ पे भी वो पल्सीज ग्रो किए जाते हैं। तो ये एक फार्मिंग मेथड रहती है। इसमें हम क्या करते हैं
तो जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं इसके साथ साथ 2-4 लाइन ये पल्सिस की भी ग्रो की जाती है। तो इस तरह से एक इंटर क्रॉपिंग भी किया जाता है। तो ये सारे पल्सिस इंडिया में ग्रो होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे जो अभी हमने देखा एक क्विक रिवीजन ज्वार, मिलेट, मेज एंड पल्सिस का। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट जो आगे हमने देखे तो एक ब्रीफ में हम देख सकते हैं कि इतना भी पॉइंट आप देख लो तो उसमें ये ज्वार, मिलेट, मेज के और पल्सिस के आ जाएंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नागली। थिंग्स टू नो में दिया है, कभी कभी ऐसे थिंग्स टू नो में से पूछते हैं, पर यहाँ पे शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है तो शायद ही आए, है ना, पर फिर भी हम समझ लेते हैं। नागली यानी क्या? रागी। फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। इसके अंदर देखे तो उसके अलग नाम है, फिंगर मिलेट, अफ्रीकन मिलेट एंड गुजराती में इसे कहा जाता है बावटा। स्टेपल फूड है। मेन जो आदिवासी पीपल है, हिली एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं, इन लोगों का ये स्टेपल फूड है, बहुत खाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि भाई न्यूट्रिशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि भाई खाली उनको अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा है। डायबिटीज़ जो बीमारी वाले हो या हार्ट के पेशेंट हो तो उन्हें भी ये खाना चाहिए, उनसे भी उनको फ़ायदा होता है। इसमें कैल्शियम एंड आयरन भी अच्छा होता है। तो जो जो हमें मिनरल्स बॉडी को चाहिए उसके लिए ये ज़रूरी है। यूज़ देखें तो हमारे जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो ये दूर करता है। दूसरा, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। और उसमें से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं हम तो देखो, रोटला, बिस्किट, चॉकलेट, टोस्ट, नान खटाई, वेफर एंड पापड़ी, तो ये सारी चीज़ें भी बनती है। जो छोटे बेबी होते हैं तो उनको बॉडी में कैल्शियम और उसकी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी फूड बनाया जाता है। और मेनली जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे ये ग्रो होता है। ओके, तो ये पॉइंट है नागली के। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑयल सीड्स, है ना। यहाँ से हमारे ऑयल सीड्स क्रॉप स्टार्ट होते हैं। अभी हमने जो ग्रेन्स देखे वो पूरे हुए, पल्सिस देखे, अभी आगे है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो हम एडिबल ऑयल में यूज़ करते हैं उसमें पहला है ग्राउंड नट, जो मगफड़ी हम कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल है खाने के लिए। जो सींग तेल हम यूज़ करते हैं, है ना, वो हमें अच्छा भी लगता है और उससे हमारा फैट भी बढ़ता है, तो ज़रूरी है। दूसरा, खरीफ क्रॉप है। ये ज़्यादातर ऐसे समर में भी ग्रो किया जाता है इरिगेशन के साथ, कि मानो पानी की कमी है तो हम इरिगेशन के द्वारा भी समर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री का, 50 to 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल, यानी इतने कम अगर बारिश होती है तो भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, है ना। ऐसा सींग तेल, मगफड़ी में से जो सींग के दाने निकलते हैं उसमें से हम ये यूज़ करते हैं। ऐसे प्लांट होता है उसका। चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्राउंड नट के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि क्या क्या हम उसमें से बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, सैंडी एंड लोमी सॉइल, वेल ड्रेन, यानी पानी भरा नहीं रहना चाहिए, पानी निकल जाए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए। दूसरा है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया का सेकंड नंबर आता है ग्राउंड नट ग्रो करने में। फर्स्ट नंबर पे चाइना है ना, चाइना सबसे आगे रहता है सब में। सेकंड नंबर हमारा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट के अंदर हम ग्रो करते हैं। इंडिया में फिर गुजरात देखें तो सबसे लीडिंग प्रोडक्शन में है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो ग्राउंड नट का होता है वो गुजरात में होता है। ये सारे एरिया है, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, तो ये सभी जगहों से हम गुजरात के अंदर ग्रो करते हैं। यूज़ मेन देखो तो हमें एडिबल ऑयल में और फूड प्रोडक्ट में, दोनों तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे उसमें से चिक्की बनाते हैं तो वो भी हम खाते हैं।
तो एडिबल एंड फूड प्रोडक्ट्स दोनों रहेगी। चलो नेक्स्ट है सीसम, जिसे क्या कहते हैं, तिल या तल जो हम कहते हैं, जैसे तलनी चिक्की होती है ना, वो भी हम खाते हैं। तो ये भी एक ऑयल सीड्स क्रॉप है, उसमें से हम ऑयल निकालते हैं। मेन इसका यूज़ अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंशिएंट टाइम से यूज़ करते हैं ये। नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे ये खरीफ रेन बेस्ड क्रॉप है, यानी मानसून में ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। दूसरे सीज़न में देखो तो रवि एंड शायद, तो साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हम ये विंटर में एंड समर में यूज़ करते हैं, तब उसका प्रोडक्शन किया जाता है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में पूरे ऑलमोस्ट सभी स्टेट के अंदर ये जो तिल है उसका प्रोडक्शन होता है। और अच्छा भी है क्योंकि हाई ऑयल कंटेंट इसमें रहता है, जो हाई जितने भी ऑयल सीड्स है उसमें से बेस्ट है ये। एरिया देखें तो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। ओके, तो ये सारी जगहों पे ग्रो होता है। गुजरात इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो ग्रो होता है वो गुजरात में होता है, और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा है वो बनासकाठा, है ना। बनासकाठा फर्स्ट नंबर आएगा हाईएस्ट प्रोडक्शन में। इंडिया के अंदर देखें तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इसको पूरे वर्ल्ड में, तो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हम हैं कि पूरे वर्ल्ड में हम इसको पहुंचाते हैं। और जो छोटे बेबी होते हैं तो उसके मसाज के लिए, बॉडी मसाज के लिए भी ऑयल यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सब तिल के बारे में बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटीज़ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं मस्टर्ड। अब ये जो ऑयल सीड्स हमने देखे उसमें दूसरा है मस्टर्ड, सरसों जिसे कहते हैं, है ना। रवि क्रॉप है ये, जो कूल क्लाइमेट हो, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया का है तो ऐसे कूल क्लाइमेट के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं। एडिबल ऑयल है, उसमें यूज़ होता है, और दूसरा मेडिसिन में भी यूज़ होता है। जैसे कि वे हमारे जो बोन्स है वो दुखते हो, पेन होता हो, बॉडी पेन है, तो ऐसे समय में भी हम ये मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कोकोनट। तो कोकोनट जो है उसका भी हम कोकोनट में से भी ऑयल निकालते हैं, है ना। ये एक प्लांटेशन क्रॉप रहेगा, जैसा आगे हमने देखा प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया हो वहाँ पे ग्रो होता है, जैसे हम दरिया किनारे में देखते हैं। तो मोस्टली ये जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे ग्रो होता है। इसमें हम जो कोकोनट ड्रिंक में भी यूज़ करते हैं और ऐसे उसका ऑयल, यानी दोनों में यूज़ किया जाता है। मेन एरिया देखें तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एंड गुजरात का दरिया किनारा, तो ये सब जगहों पे ये कोकोनट ग्रो होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कोकोनट है, तो अभी हमने ऐसे छोटी हाइट वाले ना, ऐसे छोटी हाइट वाले कोकोनट हमने स्टार्ट किए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाइट कम रहेगी और प्रोडक्शन तो कोकोनट का ज़्यादा ही रहेगा, तो दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जब कोकोनट एकदम राइप हो जाता है ना, उसके अंदर से जो कर्नल जो होता है वो भी हम खा सकते हैं, और उसके अंदर से फिर ऑयल बनाया जाता है, तो वो हम एडिबल में भी यूज़ करते हैं। फिर है नेक्स्ट कैस्टर यानी दिवेला। ओके, तो जो दिवेल हम यूज़ करते हैं, तेल मालिश करते हैं हम उसमें हेयर के अंदर। दूसरा जो गेहूं हम जब खरीद के लाते हैं तो उसमें वो मिक्स किया जाता है ताकि इंसेक्ट ना आ जाए, तो ऐसे ये कैस्टर होते हैं, उसके अंदर ऐसे सीड्स होते हैं, और वो सीड्स के अंदर से फिर ऑयल बनाया जाता है। ये खरीफ एंड रबी क्रॉप है, जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो ऐसी जगहों पे कैस्टर ग्रो होता है। इसमें से हम देखो कैस्टर ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेडिसिन में यूज़ होता है। कैस्टर देखें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 64% प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है। दूसरा बताया है कि इंडिया में भी गुजरात जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट पे है और इंडिया में गुजरात फर्स्ट नंबर है ये कैस्टर के प्रोडक्शन में।
फिर यहाँ कोकोनट का बताया है कि जो हमने आगे देखा। तो इस तरह से जो कैस्टर है ना, दिवेल, तो वो भी यूज़ किया जाता है, वो भी एक ऑयल है और एडिबल ऑयल में भी यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये बेवरेज, अभी तक हमने जो देखे वो ऑयल सीड्स थे, अभी ये है बेवरेज यानी जो हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें पहला है टी, चाय जो पीते हैं हम। तो उसके एक प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे, क्रॉप टाइप में। क्लाइमेट देखे तो ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन, जो ऐसा हो है ना, थोड़ा ठंडा भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर एंड 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, यानी बारिश ज़्यादा चाहिए बट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड शावर्स, है ना, ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई कंटिन्यूस रहे, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो के शावर हो ऐसा, और वहाँ पर भी पानी भरा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम स्लोपी एरिया होता है वहाँ पे हम टी को ग्रो करते हैं। लैंड देखें तो कैसा होना चाहिए, स्लोपी वाला लैंड, जबकि जो ड्रेनेज है वो इजीली पानी वहाँ से निकल जाए, और जो सॉइल है उसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी जगहों पे हम टी को ग्रो करते हैं। बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ पे टी ग्रो होता है। चलो प्रोडक्ट में देखें तो जो टी के लीव्स है ना, जो छोटे छोटे स्प्राउट्स होते हैं लीव्स, तो उसको वो एकदम टेंडर एंड सॉफ्ट जो होते हैं उसको तोड़ा जाता है, फिर उसमें से पाउडर बनाया जाता है और फिर उसको हम एज ए ड्रिंक यूज़ करते हैं। तो एक स्किलफुल ये तोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी पत्ता तोड़ लिया। तो जो लेबर्स होते हैं वहाँ की, उनको वो पता होता है कि कैसे करना है। इंडिया का सेकंड नंबर आता है प्रोडक्शन के अंदर, पहला नंबर चाइना है, और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 3 कंट्री है, श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ये 3 कंट्री है वो टी को ऐसा एक्सपोर्ट करते हैं। फिर गुजरात के अंदर इंडिया के अंदर देखें तो मेजर स्टेट में आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पे टी ग्रो होती है, और सबसे ज़्यादा है आसाम एंड वेस्ट बंगाल, है ना, अबाउट 75% जो टी ग्रो होती है ना, तो वो मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे। चलो फिर एटमॉस्फेयर में देखें तो उसको हैवी रेनफॉल चाहिए एंड वार्म क्लाइमेट चाहिए, ऐसी जगहों पे टी ग्रो होगा। दूसरा हिली एरिया होना चाहिए, एंड थर्ड है उसको ऐसे जो लीव्स है वो स्किलफुली प्लग किए जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास स्किल होनी चाहिए, कौन से पत्ते तोड़ने हैं कौन से नहीं। तो ये सब पॉइंट हम इसके लिए याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी ये भी एक बेवरेज है। क्रॉप टाइप देखें तो ये प्लांटेशन क्रॉप है, और ऐसा जो हिली स्लोपी एरिया हो, ट्रॉपिकल, तो ऐसी जगहों पे ये ग्रो होता है मेनली। टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कॉफ़ी के प्लांट को ग्रो होने के लिए। रेनफॉल देखें तो 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होना चाहिए। और मेन क्या होता है कि ऐसे जो ट्रीज़ है, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होंगे उसके शेड के अंदर, छाए के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो कॉफ़ी प्लांट पे न आए, इस तरह से उसमें रखा जाता है, ओके, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। और ऐसा जो माउंटेन वाला एरिया हो, स्लोपी एरिया, वो कॉफ़ी के लिए बेस्ट रहता है। कॉफ़ी में अगर हम और देखें तो जैसे कि कॉफ़ी सीड्स है, हम फोटो में देख सकते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं, और उसमें से फिर उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करके उसमें से पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसमें से ऐसे कॉफ़ी पीते हैं। मेन स्टेट में देखो तो कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, ये मेन है। कर्नाटक के अंदर जो कुर्ग एरिया है ना, कुर्ग प्रदेश कर्नाटक का, तो फेमस रीजन है इसके लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉफ़ी ग्रो होता है। मेन जो है वो माउंटेन स्लोप पे एंड सैडी में ग्रो करते हैं। 15 से 28 का टेम्परेचर, 150 से 200 का रेनफॉल, ये ज़रूरी है। कॉफ़ी बीन्स है उसको हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके उसमें से ड्रिंक बनाते हैं, ओके। तो इतने पॉइंट कॉफ़ी में ध्यान रखने हमें। फिर है तीसरा कोकोआ।
कोकोआ जो है जिस एक प्लांटेशन क्रॉप है, ये भी है ना, प्लांटेशन क्रॉप रहेगा, बहुत सारे इसके भी प्लांट साथ में ग्रो किए जाते हैं। दूसरा मेन कंट्री है उसमें अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ये कोकोआ होता है, और जहाँ जहाँ ऐसे हैवी रेनफॉल हो, अफ्रीका में बहुत रेनफॉल रहता है, जो अफ्रीका के फॉरेस्ट है, तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो होता है। हमारे इंडिया में देखें तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सभी जगहों पे ग्रो होता है। फिर प्रोडक्शन देखें तो इंडिया में भी धीरे धीरे प्रोडक्शन इसका बढ़ रहा है ना। ऐसे कोकोआ फ्रूट होता है, उसमें से ये सीड्स निकाले जाते हैं और फिर उसमें से ड्रिंक या चॉकलेट हम बनाते हैं। तो इस तरह से कोकोआ जो है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रो करते हैं।